Starting with the name of Allah Almighty, in today's lecture we are going to start chapter number 12, that is accounting for partnership. Fine. This chapter is all about accounting activities required whenever there will be a business owned by more than one person. यानी एक business में जब एक से ज़्यादा लोग own कर रहे होंगे तो accounting activities कैसे होंगी, ठीक हो गया। पहले हम इसकी ज़रा इंट्रोडक्टरी पार्ट डिस्कस कर लेते हैं कि पार्टनरशिप किस किस्म की होगी, क्या करेक्टरिस्टिक्स होती हैं। प्रैक्टिकल क्वेश्चन डिस्कस करने के बाद वी विल मूव टुवर्ड्स द न्यूमेरिकल। फाइन। यहाँ पे इन्होंने कुछ बेसिक पार्टनरशिप्स की फॉर्म्स बताई हुई हैं। वॉलेंट्री एसोसिएशन, पार्टनरशिप एग्रीमेंट, लिमिटेड लाइफ, उसी पे करेक्टरिस्टिक्स। वॉलेंट्री एसोसिएशन क्या है? इट विल नॉट बी लाइक यू वर फोर्स्ड टू बिकम द पार्टनर, यानी आपको कभी भी फोर्स नहीं किया गया कि आपने ही पार्टनर बनना है। You were given the option and you voluntarily said, okay, I am ready to become the part of this venture. मैंने इस कंपनी का पार्ट बना, मैं इस बिजनेस का पार्ट बना। It was just a option given to me and I voluntarily showed my willingness. मैंने कहा कि नहीं सर, I am willing to become the partner of this company. मैंने इस कंपनी का पार्टनर बनना है, मैं रेडी हूँ। आपने कितना इन्वेस्टमेंट चाहिए, कितनी टाइम चाहिए, या जो भी एग्रीमेंट होगा, ठीक हो गया। पार्टनरशिप एग्रीमेंट इज द सेकंड characteristics of partnership. Partnership deed भी कहते हैं। deed का मतलब ये है कि rules and regulation that we decided at the time of partnership. पार्टनरशिप एग्रीमेंट क्या होता है कि हम बता देते हैं कि सर ये हम बिजनेस स्टार्ट करने वाले हैं, इसमें क्या क्या ड्यूटीज होंगी, क्या क्या राइट्स होंगे, प्रॉफिट एंड लॉस को किस तरह शेयर किया जाएगा, फिर किस तरह से हम पैसा इस बिजनेस से निकालेंगे। ठीक है, हमारे दरमियान अगर कोई भी तनाज़ आ जाएगा, हमारे दरमियान कोई भी शिकायत एक दूसरे के खिलाफ आ जाएगी, हम एक दूसरे के खिलाफ अगर कोई प्रोसेस होगा या कोई बात हम दोनों एक दूसरे के खिलाफ करने लग जाएंगे, तो उसको कैसे डील करना होगा। और उसके साथ साथ हम ये भी कह रहे होते हैं कि कौन सा बंदा होगा जो हमारे दरमियान वो जो डिस्प्यूट है उसे रिजॉल्व करने के लिए हम दोनों रेडी हो जाएंगे कि हाँ वो बंदा जो बात कहेगा हम उस पर मानने को तैयार हैं। इवन ये कोर्ट के ऊपर मैटर भी जा सकते हैं कि हम फिर कोर्ट में लेके जाएंगे और वहाँ पे हम एक दूसरे से वहाँ पे जो फैसला होगा वो फिर मानना पड़ेगा। ठीक है, एडमिशन एंड विड्रॉल ऑफ अ पार्टनर इज ऑल्सो डिस्कस इन योर पार्टनरशिप एग्रीमेंट के ऑन व्हाट ग्राउंड्स हम नए पार्टनर को इंक्लूड कर लेंगे अपनी पार्टनरशिप बिजनेस में, और ऑन व्हाट ग्राउंड वी विल नॉट इंक्लूड अ पार्टनर और वी शुड ट्राई टू रिमूव एन एग्जिस्टिंग पार्टनर। अगर लेट्स सपोज आपके पास 4-5 पार्टनर्स हैं और आप पांच लोगों में से 4 लोग चाह रहे हैं कि जो 5वां पार्टनर है हम उसे कंपनी का पार्टनर अब ना रहने दें, तो क्या फैक्टर्स होंगे, क्या प्रोसीजर होगा दैट वी ऑल हैव टू फॉलो इन ऑर्डर टू रिमूव दैट 5th पर्सन फ्रॉम दिस पार्टनरशिप बिजनेस। ठीक हो गया। इसके अलावा राइट्स एंड ड्यूटीज ऑफ इवेंट पार्टनर ऑफ एन इवेंट इन द पार्टनर डाइज। अगर हमारा कोई पार्टनर फौत हो जाता है, क्योंकि जिंदगी और मौत लाइफ का पार्ट है, ठीक है, अगर इस सूरत हाल में जब भी हमारा कोई पार्टनर मर जाएगा तो उस सूरत हाल में हाउ वी विल डिस्ट्रीब्यूट द इक्विटी ऑफ दैट पार्टनर। ठीक है, हमने उसे किस तरह फुलफिल करना है, या हम उसके घर वालों को देंगे, किस तरह देंगे, क्या उसका इनकम थी, क्या उसका मतलब कंपनी में स्टेक था, हम उसको डिसाइड करके उसका क्या प्रोसीजर होगा वो भी हम पार्टनरशिप एग्रीमेंट में डिस्कस कर रहे होते हैं। लिमिटेड लाइफ, ऑलवेज रिमेंबर दैट सोल प्रोप्राइटरशिप पार्टनरशिप बोथ विल बी कंसीडर्ड एज अ लिमिटेड लाइफ बिजनेस। क्योंकि इनके ऊपर डिपेंडेंस किस पे रहती है, इनके शेयर होल्डर इनके ऑनर्स की लाइफ के ऊपर। पार्टनर्स फौत हो जाएं या एक लिमिटेड बिजनेस जिसमें आपका सोल प्रोप्राइटर है वो अगर फौत हो जाए तो बिजनेस वाइंड अप हो जाता है। जबकि ये चीज़ जो आपकी कॉर्पोरेशन है वहाँ पे ऐसा नहीं होता। कॉर्पोरेशन में क्या होते हैं कि द शेयर्स विल बी इशूड, द शेयर क्रिएट्स ओनरशिप। और शेयर्स क्या होते हैं, एक से दूसरे को ट्रांसफर होते रहते हैं आफ्टर एवरी इवन आफ्टर एवरी मिनट। आप अपना शेयर परचेज करें, कल आप उसे किसी और को बेच दें, 2 मिनट बाद आप किसी और को बेच दें, तो नो वन विल बी क्वेश्चन कि भाई कोई जिंदा है या फौत हो गया। तो कॉर्पोरेशन में जिंदगी और मौत से बिजनेस नहीं खत्म होते। आप ये इसकी एग्जांपल आप देख लें, पेप्सी कोला कंपनी आज से 100 साल 150 साल पहले भी थी। क्या उस वक्त क्या कहते हैं उनके पार्टनर आज तक जिंदा है, या उन्होंने जिन्होंने उस वक्त उसके ऑनर थे, शेयर होल्डर्स थे, आज तक जिंदा है? नहीं, they died and later on the shares transferred to the next generation। यही कॉन्सेप्ट यहाँ पे
यही कॉन्सेप्ट कॉर्पोरेशन में चलता है, जबकि जो सोल प्रोप्राइटरशिप या पार्टनरशिप होते हैं उन दोनों, इसके अंदर हमारी लिमिटेड लाइफ होती है, ठीक है। इसके बाद है टैक्सेशन। टैक्सेशन का प्रोसेस क्या है कि बिजनेस के प्रॉफिट के ऊपर कितना टैक्स पे किया जाएगा बाय द पार्टनर्स, ठीक है। म्यूचुअल एजेंसी होती है, हम म्यूचुअल एग्रीमेंट कर रहते हैं, म्यूचुअल एक दूसरे से बाहमी ताउन करते हैं। पार्टनरशिप कभी भी एक दूसरे के ताउन के बगैर नहीं चल सकता। इट इज़ नॉट पॉसिबल कि पार्टनर्स को कोई काम ना हो अपनी ज़िंदगी के अंदर एक्सेप्ट बिजनेस के अलावा उन्हें कोई काम नहीं। कोई किसी का प्रॉब्लम हो सकता है, कहीं किसी ने फॉर एग्जांपल अपने पेपर्स दे रहा है एक पार्टनर, तो दूसरे पार्टनर को कह देगा कि नहीं मैं इस हफ्ते पूरे हफ्ते नहीं आऊँगा, मेरे पेपर्स है। यानी म्यूचुअल एक कोऑपरेशन का कॉन्सेप्ट पार्टनरशिप में हमेशा रहता, ठीक हो गया। उसके बाद है अनलिमिटेड लायबिलिटी। हम इसे अनलिमिटेड लायबिलिटी टू सम एक्सटेंट इट इज लिमिटाइज्ड टू द liabilities that we have divided among the partner। कि भाई यूटिलिटी बिल आपने पे करना है, आपने रॉ मटेरियल आपने परचेज करके आना है, अच्छा इन्वेंट्री आप परचेज कर लेंगे, अच्छा उसे प्रोसेस आप करवाएंगे, ठीक है। ये हमने लायबिलिटी डिस्ट्रीब्यूट की है, लेकिन स्टिल देयर विल बी अनलिमिटेड लायबिलिटीज ऑफ द पार्टनर, इवन इन द सेंस ऑफ द इक्विटी। अगर आपने लाख रुपए लगाया, आपके पार्टनर ने भी लाख रुपए लगाया, हम ये नहीं कहेंगे कि अगर बिजनेस को 3 लाख रुपए का नुकसान हो तो भाई हम 2 लाख ही बढ़ेंगे, नहीं। अगर आपके बिजनेस को 1 लाख रुपए का नुकसान होता है, आपका पार्टनर छोड़ के चला जाता है, आपका नुकसान 2 लाख का होता है और आपका जो पार्टनर है उसने आपको कह दिया कि भाई मेरे पास कुछ भी नहीं है, मैंने पैसा जो था वो बिजनेस में इन्वेस्ट कर दिया था, अब 2 लाख रुपए का है नुकसान, तो मैंने कुछ पे ऑफ नहीं करना। इस सूरत हाल में आपने कितना इन्वेस्ट किया था? आपने 1 लाख रुपए इन्वेस्ट किया था, तो अब आपको 2 लाख का ही अरेंज करना पड़ेगा। सब अनलिमिटेड लायबिलिटी है, इसमें जितना आपने लॉस हुआ है 2 लाख का, आपने उनके जिन लोगों से वो पैसा लिया था उन्हें आपने ये पैसा वापस करना है। जब तक आप उन्हें पैसा वापस नहीं करेंगे, दे विल बी लुकिंग एट यू, वो आपको देख रहे होंगे कि सर आपने हमारा पैसा देना है। तो अनलिमिटेड लायबिलिटी का मतलब क्या है कि लिमिटेड लायबिलिटी का कॉन्सेप्ट क्या है कि हमने 1 लाख रुपए लगाया, हमारी जिम्मेदारी 1 लाख रुपए है। ये लिमिटेड लायबिलिटी कॉर्पोरेशन में चलती है। जितने अगर कंपनी नुकसान में होते तो जितने शेयर्स आपने परचेज किए थे, आपका नुकसान उतने शेयर्स तक रहता है। लेकिन जो अनलिमिटेड लायबिलिटी है वहाँ पे क्या होता है कि आपका अनलिमिटेड लायबिलिटी में आपका क्या होता है कि आपको अपने 1 लाख रुपए जितनी इन्वेस्टमेंट की उससे ज़्यादा भी नुकसान बियर करना पड़ सकता है। को ऑनरशिप ऑफ पार्टनर्स ऑफ प्रॉपर्टी, जो भी बिजनेस की प्रॉपर्टी होती है, जो भी एसेट्स होते हैं, उसके 2 ऑनर्स होते हैं, एक पहला पार्टनर, एक दूसरा पार्टनर, ठीक है। ऑर्गेनाइजेशंस विद पार्टनरशिप कैरेक्टरिस्टिक्स। लिमिटेड पार्टनरशिप क्या है? इट विल बी लिमिटेड टू द अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट दैट अ पार्टनर इन्वेस्टेड इन द बिजनेस। मेरी लिमिटेड पार्टनरशिप है भाई, जितनी इन्वेस्टमेंट मैंने अपनी बिजनेस को दी है, मेरी उससे ज़्यादा की कोई जिम्मेदारी नहीं है। इसे कहते हैं लिमिटेड पार्टनरशिप। हमने अपने पास जितना लाख रुपए इन्वेस्ट किया, अगर कल को नुकसान हो जाए, मैं सिर्फ उस लाख रुपए का रिस्पॉन्सिबल हूँ। मुझे आप ये नहीं कहेंगे कि सर 2 लाख का नुकसान हुआ है तो आप लाख से ऊपर भी पैसे दें। मेरी इक्विटी कंपनी में लाख रुपए, आई एम नॉट विलिंग टू पे एनी अमाउंट मोर देन दैट 1 लाख रुपए, ठीक हो गया। लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप क्या होती है कि आपकी जिम्मेदारी कितनी आ रही है। अब इसमें होता क्या है कि अगर एक पार्टनर को लग रहा हो कि भाई हमारे पास है, हमने 1 लाख रुपए से ज़्यादा का मेरी वजह से नुकसान नहीं हुआ, मेरी जिम्मेदारी थी कि मैं इतने पैसे दे दूं, मैंने इन्वेस्ट कर दिया, हमने बिजनेस किया, हमने कर लिया, अब 2 लाख रुपए का नुकसान हो गया तो मैं 1 लाख से ऊपर नहीं दूंगा। अब आप कहेंगे सर व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन लिमिटेड पार्टनरशिप एंड लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप? समहाउ लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप हैज द सेम कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द लिमिटेड, ठीक हो गया। उसके बाद है कॉर्पोरेशन। एस कॉर्पोरेशन का मतलब है स्मॉल कॉर्पोरेशन और सब कॉर्पोरेशन। यहाँ पे क्या होता है कि जो हमारा कॉर्पोरेशन का कॉन्सेप्ट क्या है कि मोर देन मतलब मिलियंस ऑफ शेयर्स हम इशू कर रहे होते हैं, 10 लाख शेयर, 20 लाख शेयर इशू कर रहे होते हैं और बहुत सारे शेयर होल्डर्स उन्हें परचेज करते हैं। एस कॉर्पोरेशन पार्टनरशिप
है, लेकिन इसमें 100 या उससे कम मेंबर्स होते हैं। ठीक है, यहाँ पर हम उन्हें पार्टनरशिप का नाम भी दे दें और कॉरपोरेशन का नाम भी दे दें। इनका मतलब ये होता है कि ये तादाद में ज़्यादा होते हैं, मतलब एक 2 या 3 पार्टनर्स के ऊपर ये बिजनेस नहीं चल रहा होता है। एस कॉरपोरेशन में होता है कि मोर देन 100 और 100 पार्टनर्स अगर मिल के कोई काम शुरू करते हैं तो वो कॉरपोरेशन बन जाती है। और कॉरपोरेशन का नाम उसके लिए इसलिए होता है क्योंकि मेंबर्स अब बहुत सारे होते हैं। 2 या 3 मेंबर्स की बात नहीं हो रही, हंड्रेड्स ऑफ मेंबर्स की बात हो रही है। तो जब ये आपस में कोलैबोरेट करने लग जाते हैं और एक्टिविटी स्टार्ट करने लग जाते हैं, तो ऐसी सूरत हाल में हम क्या कह रहे होते हैं कि अब ये कॉरपोरेशन बन गई है। ठीक हो गया। इसके बाद आपके पास है लिमिटेड लायबिलिटी कंपनी। लिमिटेड लायबिलिटी कंपनी क्या है? वही वाली सेम कॉरपोरेशन वाला कॉन्सेप्ट है कि यहाँ पे जो कंपनी है, पार्टनरशिप की बात नहीं कर रहा, जो कंपनी है उसमें जिसका जितना क्लेम बनता है, जिस बंदे ने, जितने मेंबर्स ने उसमें जितना पैसा इन्वेस्ट किया, अगर कंपनी को कल को नुकसान हो जाए, वो मेंबर कहेगा कि आई एम रिस्पॉन्सिबल टू द एक्सटेंट ऑफ द इन्वेस्टमेंट विच आई हैव मेड इन दिस कंपनी। मैंने जितना इन्वेस्टमेंट इस कंपनी में किया, मैं उस हद तक उस इन्वेस्टमेंट का यानी मैं उसका जिम्मेदार हूँ। उससे ऊपर मैं 1 रुपया भी देने को का जिम्मेदार नहीं हूँ। आई एम नॉट रिस्पॉन्सिबल टू गिव एनी अमाउंट मोर देन द अमाउंट दैट आई हैव इन्वेस्टेड इन द कंपनी इन केस ऑफ द लॉस। ठीक हो गया। ऑर्गेनाइजिंग या पार्टनरशिप में क्या कॉन्सेप्ट है? यहाँ पे मैं कुछ चीज़ें आपको समझा देता हूँ। न्यूमेरिकल्स मतलब सॉरी एंट्रीज को ज़रा समझना है आपने। यहाँ पे उन्होंने एक एग्जांपल दी है, जैन एंड हेक्टर। ठीक है, ये जैन एंड हेक्टर 2 पार्टनर्स हैं, कायला जैन एंड हेक्टर परेज। उन्होंने अब दोनों ने आपस में बात की। उन्होंने कहा सर वी शुड स्टार्ट द पार्टनरशिप, हमें पार्टनरशिप स्टार्ट करना चाहिए। ठीक है, अब जब दोनों ने पार्टनरशिप को स्टार्ट करने की कोशिश की तो जैन और परेज ने क्या क्या इन्वेस्ट किया वो अब ये जहन में रखिएगा। सिंपल एक एंट्री क्या होती है बेटा? सिंपल एंट्री हमेशा यही होती है कि कैश डेबिट, आपने पैसा लगाया, आपका कैश डेबिट, और कैपिटल क्रेडिट, यानी आपने कैपिटल इन्वेस्ट किया। अगर हम सोल प्रोप्राइटर की बात करते हैं तो एंट्री क्या बात करते हैं? जितना पैसा लगाया उससे आपकी कैपिटल या इक्विटी बढ़ गई है। कैश एसेट है, बढ़ने पे डेबिट साइड पे, इक्विटी आपके बढ़ने पे क्रेडिट साइड पे। ठीक हो गया। यहाँ पे उन्होंने क्या किया कि जैन ने इन्वेस्टमेंट क्या किया है कंपनी के अंदर? जैन ने पैसा इन्वेस्ट किया और बोर्डिंग फैसिलिटीज इन्वेस्ट किया। अब यहाँ पे हमारे पास ये जो कंपनी है, इसे जरा इसके बारे में पढ़ लेते हैं। जो जैन, Kyla Zen and Hector Perez organized a partnership on January 11 called Boards that offers year-round facilities for skateboarding. ये कोई कंपनी इन्होंने स्टार्ट किया जो स्केट बोर्डिंग का काम करती है एंड स्नो बोर्डिंग। Then initial investment, Zen ने जो इनिशियल इन्वेस्टमेंट की है इन बोर्ड इज 1,30,000। उसकी इनिशियल इन्वेस्टमेंट कितनी है? उसकी इनिशियल इन्वेस्टमेंट 30,000 है, मेड अप ऑफ 7,000 कैश, जिसमें 7,000 कैश है। बोर्डिंग फैसिलिटीज ऑफ in board is 30,000, made up of 7,000 boarding facility and 33,000 and a note payable reflecting bank loan of 10,000। अब देखा टोटल उनकी जो टोटल इससे पैसा लगा रहा है वो 30,000 है। अब आप कहेंगे कि सर 7 और 33 को प्लस करें तो ये आंसर तो 40,000 आता है। तो आप क्यों कह रहे हैं कि 30,000? क्या है? क्योंकि उसने 40 की चीज़ें तो दी हैं 40,000 की, लेकिन उसको ये भी कह दिया कि सर इन 40,000 में से मेरी कुछ लाइबिलिटीज हैं डेट आई हैव टू पे ऑफ एंड द वर्थ ऑफ द लाइबिलिटी इज अ 10,000 एंड व्हाट इज द व्हाई we are paying that 10,000 because Zen is giving 7,000 of cash and 33,000 of the boarding facility to the company। और वो कह रहा है कि सर मैंने बैंक से कुछ लोन लिया था 10,000 का, कल को आपने वो लोन भी वापस करना है। ठीक हो गया। तो अब हमारी इन्वेस्टमेंट की एंट्री क्या पास करेगी? कैश हमारा एसेट है, बढ़ है, डेबिट 7,000 से, बोर्डिंग फैसिलिटी अभी हमारा एसेट बन जाएगा, ये हमारा बढ़ जाएगा। इसके साथ आपने ये भी याद रखना है कि जो बोर्डिंग फैसिलिटीज हैं वो भी हमारी एसेट्स में ही आ रही हैं, वो हमने डेबिट कर दिया। नोट्स पेबल क्या है? लाइबिलिटी है। जब आपकी लाइबिलिटी है, कंपनी की लाइबिलिटी बनने जा रही है, कंपनी की लाइबिलिटी जब बढ़ेंगी तो क्रेडिट साइड पे आएगी। 10,000 से आ गया, और जब आप 33 में से 33 एंड 7 40,000 में से 10,000 की लाइबिलिटी निकालें तो बाकी आपका कैपिटल कितना रह गया? 30,000।
हमने 30,000 से जैन के कैपिटल बना दिया, ठीक हो गया। उसके बाद है परेज इनिशियल इन्वेस्टमेंट इज 10,000 कैश, परेज ने सिर्फ 10,000 का कैश इन्वेस्ट किया, तो कैश डेबिट एंड परेज का कैपिटल क्रेडिट विद 10,000। इस वाली एंट्री को एक बार दोबारा समझ लें ताकि आपके दिमाग में बातें रहे। हमने सिंपल सा क्या किया, एसेट और बढ़ी हैं, लाइबिलिटीज बढ़ी हैं, इक्विटी बढ़ी है। जैन ने अपना एसेट दिया, कैश दिया 7,000 का, बोर्डिंग फैसिलिटी दी है 33,000 की, दोनों को एसेट से बढ़ने पे वो डेबिट साइड पे जा रहे हैं, ये 7,000 भी डेबिट एंड 33,000 भी डेबिट, ठीक हो गया। उसके बाद लाइबिलिटीज उसने पे की हैं 10,000 की, पे नहीं की अभी, मतलब ये लाइबिलिटी बिजनेस के हैंड ओवर कर रहा है, तो बिजनेस की लाइबिलिटी 10,000 से बढ़ गई, तो लाइबिलिटी के बढ़ने पे वो क्रेडिट साइड पे जाते हैं, ये 10,000 से लाइबिलिटी बढ़ गई। उसके बाद हमने क्या किया कि बाकी पैसे निकाल लें, 33 एंड 7 40,000 में से 10,000 की लाइबिलिटी निकाल लें, तो बाकी जो अमाउंट आपकी रहती है ना वो रह गई 30,000। तो 30,000 से जैन का कैपिटल बढ़ गया। परेज के बारे में कहते हैं कि उसने इनिशियल इन्वेस्टमेंट किया 10,000, 10,000 के साथ इनिशियल इन्वेस्टमेंट किया, डेबिट हो गया 10,000 से, और परेज का कैपिटल क्रेडिट हो गया 10,000 से। That is basically an activity of organizing a partnership, ठीक हो गया। इसके बाद आप देखें कि उन्होंने कहा डिविडेंड डिवाइडिंग इनकम और लॉस, ये अगला टॉपिक है जिसमें हमने इनकम और लॉस को डिवाइड करना है। अब हमेशा याद रखिएगा इनकम और लॉस को डिवाइड करने के लिए जो आपका पार्टनरशिप एग्रीमेंट है दैट मैटर्स अ लॉट, और इवन इन द न्यूमेरिकल्स आपका जो डिवाइडिंग इनकम और लॉस के अंदर जो भी टर्म एंड कंडीशंस बताई गई हैं वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होती हैं, क्योंकि उन्हीं के बिहाफ पे वी हैव टू डिसाइड कि हमने अपने प्रॉफिट एंड लॉस को किस तरह से डिवाइड, ठीक हो गया। यहाँ पे इन्होंने कुछ प्रोसेसेस बताए हैं आपको कि जिनकी बेसिस के ऊपर आपने इनकम एंड लॉस को डिवाइड करना, ठीक हो गया। पहला प्रोसेस है ऑन द बेसिस ऑफ स्टेटेड रेशियो। स्टेटेड रेशियो क्या होगी सर, 40% आपका 60%, बहुत आसान सा है, मतलब इतना कोई मुश्किल कॉन्सेप्ट नहीं बताया। 40% आपका, 60% मेरा, 50% आपका, 50% मेरा, 30% आपका, 70% मेरा, 70% आपका, 30% मेरा, रेशियो ऑफ कैपिटल बैलेंस। दूसरा तरीक़ाकार क्या होता है कि जो भी आपने इनिशियल इन्वेस्टमेंट की होती है, अब यहाँ पे देखें परेज ने कितनी इन्वेस्टमेंट किया है 30,000 की, और जैन ने कितनी इन्वेस्टमेंट किया 30,000 की, और परेज ने कितनी इन्वेस्टमेंट किया 10,000 की। 30 एंड 10 कितने बन गए 40,000 इनिशियल इन्वेस्टमेंट है, इन्हीं की रेशियो निकाल लेंगे और उसी हिसाब से आप कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। अभी वो जब हम न्यूमेरिकल करते हैं जैसे आगे सॉल्व करते हैं तब हम डिटेल, ठीक हो गया। उसके बाद है सैलरी एंड इंटरेस्ट अलाउंस एंड एनी रिमाइंडर अकॉर्डिंग टू द फिक्स्ड रेशियो। उसके अंदर आप ये कहते हैं कि हम ये दोनों पार्ट है क्योंकि बिजनेस के एम्प्लॉय के तौर पे काम करेंगे, सारा बिजनेस इन दोनों के हैंड ओवर होगा, इन दोनों ने उस बिजनेस को चलाना होगा, तो हम क्या करते हैं, हम कहते हैं कि सर ये जो आपका पैसा है ना इसको अब हम आपको इसकी जब, क्योंकि आप अपनी कंपनी को अपना टाइम दे रहे हैं, हम आपको उसकी सैलरी पे करते हैं, ठीक है, सैलरी पे करेंगे। फिर सर आपने 1,30,000 अपना इन्वेस्ट किया एंड 30,000 यू इन्वेस्टेड, तो हम 30,000 और 10,000 पे आपको इंटरेस्ट पे करेंगे। ये कंपनी ये जो है ना एक इंडिविजुअल बॉडी जो है पार्टनरशिप की, वो इनने एग्रीमेंट में लिखी हुई है कि सर हम क्योंकि कंपनी के एज एन एम्प्लॉय काम कर रहे होंगे, कंपनी के तमाम मामला को चला रहे होंगे, तो हम सैलरी भी लेंगे, हम अपना इन्वेस्टमेंट 30,000 और 10,000, क्योंकि बैंक में जाके इन्वेस्ट करें तो बैंक हमें पैसे, हम इन्हीं अमाउंट को अब कंपनी के अंदर लगा रहे हैं, तो इस कंपनी जो कि पार्टनरशिप कंपनी है ये हमें उस पर इंटरेस्ट पे करे, वो 10% दोनों को हो सकती है, दे सकती है। और फिर जब आप सैलरी भी ले लेते हैं, जब आप इंटरेस्ट भी ले लेते हैं, एनी रिमाइंडर अकॉर्डिंग टू द फिक्स्ड रेशियो, बाकी जो अमाउंट रह जाएगी वो हम पहले से रेशियो डिसाइड कर लेंगे, सर बाकी अमाउंट 50-50 कर लेंगे, बाकी अमाउंट 40-50 कर लेंगे, जो भी आपके दरमियान डिसाइड, ठीक हो गया। अब जो है लोकेशन ऑन द बेसिस ऑफ स्टेटेड रेशियो वो जरा पढ़ लेते हैं, ठीक है। उन्होंने क्या कहा कि आपने यहाँ पे इसको इलस्ट्रेशन पढ़ें, assume that the partnership agreement of Zain and Perez says Zain received 2/3 एंड परेज रिसीव 1/3। अब उन्होंने जो एग्रीमेंट में बात लिखी है, उन्होंने कहा 2/3 जैन को मिलेगा एंड 1/3 परेज को मिलेगा ऑफ इनकम और लॉस, ठीक है। इफ देयर पार्टनरशिप नेट इनकम इज 60,000, अगर उनके पार्टनरशिप्स की नेट इनकम 60,000 है, इट इज एलोकेटेड टू द पार्टनर्स व्हेन द इनकम समरी अकाउंट इज क्लोज एज फॉलोज। अगर हम इस इनकम समरी अकाउंट को क्लोज करेंगे, पहली बात याद रखिएगा, जब भी आपकी इनकम बढ़ती है, रेवेन्यू बढ़ता है, वो कहाँ पे जाता है, डेबिट साइड पे, क्रेडिट साइड पे, सॉरी दोबारा से मैं बोल रहा हूँ, जब भी आपका इनकम, आपका रेवेन्यू,
आपका प्रॉफिट, आपका मतलब ये रेवेन्यू आपका बढ़ता है, वो क्रेडिट साइड में जाता है। जब हम पार्टनर्स को वो प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट करने लगते हैं तो प्रॉफिट कम हो जाता है और पार्टनर्स का कैपिटल बढ़ जाता है। मैं दोबारा ये बात बता रहा हूँ, आपने इसे जहन में रखना है। जब भी आप कंपनी के पार्टनर्स को कंपनी की इनकम डिस्ट्रीब्यूट करने लगेंगे तो कंपनी की इनकम क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, और पार्टनर्स का कैपिटल क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। ठीक हो गया? तो इनकम बढ़ने, कंपनी की इनकम कम होने पे कहाँ पे जाएगी, डेबिट साइड पे, और पार्टनर्स का इंडिविजुअल जो कैपिटल है वो बढ़ने पे कहाँ पे चला जाएगा, क्रेडिट साइड पे। तो अब इन्होंने कहा कि 60,000 उसकी वर्थ है, 2/3 ऑफ इट विल बी गिवन टू जैन एंड 1/3 विल बी गिवन टू परेज। तो आप 60,000 को मल्टीप्लाई 2 डिवाइडेड बाय 3 करेंगे, आपके पास 40,000 आएगा जैन का कैपिटल, एंड परेज का कैपिटल कितना आएगा, 1/3। 60,000 मल्टीप्लाई 1 डिवाइडेड बाय 3, तो 20,000 आपके पास परेज का कैपिटल आ जाएगा। ठीक हो गया? अब दोनों आपने अपनी इनकम क्या कर दी, बिजनेस की अपनी इनकम क्या हो गई, कम हो गई है। बिजनेस की इनकम बढ़ने पे डेबिट साइड पे गई थी, सॉरी क्रेडिट साइड पे गई थी, आज वो इनकम कम होने पे कहाँ पे आ रही है, डेबिट साइड पे। जैन का कैपिटल 40,000 से बढ़ रहा है एंड परेज का कैपिटल भी 40,000 से बढ़ रहा है। दोबारा मेरी बात सुने, बिजनेस ने 60,000 का प्रॉफिट क्रिएट किया। बिजनेस ने जब वो प्रॉफिट क्रिएट किया होगा, बिजनेस ने जब वो प्रॉफिट क्रिएट किया होगा, क्या एंट्री पास की होगी? फॉर एग्जांपल क्या कहते हैं, कोई भी पैसे मिल गए होंगे कंपनी को, कैश डेबिट हुआ होगा और रेवेन्यू क्रेडिट हुआ होगा। ठीक है, ये आपका रेवेन्यू क्रेडिट हो गया। आज हम इसी रेवेन्यू को, ये जो रेवेन्यू आपको दिखाई दे रहा है, इस वाले रेवेन्यू को पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं। ये रेवेन्यू कहाँ पे हो रहा है, ये क्रेडिट साइड पे हो रहा है। जब हम ये रेवेन्यू डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो ये रेवेन्यू क्या हो जाएगा, ये रेवेन्यू आपका डिक्रीज हो जाएगा। जब हम यही रेवेन्यू जो आपने कंपनी ने अर्न किया है, जब ये हमने पार्टनर में डिवाइड कर देंगे तो ये रेवेन्यू डिक्रीज हो जाएगा। जब ये डिक्रीज होगा तो ये किसकी तरफ जाएगा, ये डेबिट। ठीक हो गया? तो यहाँ पे डेबिट साइड पे देखें, आपकी टोटल इनकम क्या आ रही है, डेबिट में आ रही है, क्योंकि हमने पार्टनर में डिस्ट्रीब्यूट किया कैसे है कि 60,000 को मल्टीप्लाई कर दिया है 2 डिवाइडेड बाय 3 पे, किसके लिए किया है, जैन के लिए। तो इसका जो आंसर बना है वो कितना बना है, 40,000। इसी तरह 60,000 मल्टीप्लाई 1 डिवाइडेड बाय 3, ये किसके लिए किया है, परेज के लिए। इसकी जो अमाउंट बनी है वो बनी है 20। पास कर दिया, ये 40,000 डेबिट एंड 50,000 क्रेडिट, नहीं 40,000 एंड 50,000 दोनों से कैपिटल बढ़ गया। अब याद रखिएगा कि सर जब प्रॉफिट उन्हें बढ़ रहा है, कंपनी का प्रॉफिट 60,000, जब हम उन्हें पार्टनर्स के पास लेके जा रहे हैं तो पार्टनर्स की इंडिविजुअल जो कैपिटल है ना, वो बढ़ जाएगा। ठीक हो गया? Inshallah we will discuss the next topic, that is basically allocation on capital basis balances in the next video. Till then,